क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि एक कंपनी को आप फॉलो कर रहे होते हो और उसका स्टॉक प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और आपको कभी एंट्री का उसमें चांस ही नहीं मिल पाता? उस टाइम पे हम लोग ये विश कर रहे होते हैं कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि ये स्टॉक थोड़ा करेक्ट कर जाए, मुझे कुछ डिस्काउंट पे अवेलेबल हो जाए तो उसी टाइम मैं एंट्री कर लूँ। तो एक अच्छी कंपनी जो अच्छे से ग्रोथ भी दिखा रही है, वो उसके स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट भी हो रही है, आखिर ऐसा क्या होगा कि वो करेक्ट करेगा? तो कुछ रीज़न्स हो सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर कुछ आ गया, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जिनकी वजह से जो हर क्वार्टर में कंपनीज़ रिज़ल्ट शो करती है, अगर आपको दिख रहा है कि वो वाले क्वार्टर में प्रेशर आने वाला है, उस टाइम पे ये जो कंपनीज़ हैं, करेक्ट भी करती हैं और शायद एक अपॉर्च्युनिटी आपको दे देती हैं एंटर करने के लिए। गिवन दैट वो जो इश्यू है, वो टेम्परेरी होना चाहिए और वो थोड़े टाइम में रिज़ॉल्व हो जाएगा। और इसी थ्योरी को हम बोलते हैं कि अ बैड क्वार्टर इन अ गुड कंपनी इज़ एन अपॉर्च्युनिटी। तो क्या ऐसी अपॉर्च्युनिटी आज की डेट में है? बैंकिंग सेक्टर में एक ऐसा स्टॉक जो एक टेम्पररी प्रॉब्लम की वजह से आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, वो स्टॉक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आपको पता ही चल गया होगा किस प्रॉब्लम की बात हो रही है, जो अभी रिसेंट फ्रॉड का केस सामने आया था, जिसमें 598 करोड़ रुपीज़ का फ्रॉड हुआ था बैंक के साथ। और उसके बाद बैंक ने चेक्स एंड बैलेंसेस भी शायद उसमें लगा रही है ताकि फ्यूचर में ये ना हो। तो क्या ये अपॉर्च्युनिटी सही में है? तो हम वापस से उस थ्योरी को देखते हैं, क्या होना चाहिए? बैड क्वार्टर बट वो टेम्पररी होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि परमानेंटली ही कुछ प्रॉब्लम आ गई है बैंक में। और थ्योरी का जो दूसरा सबसे मेन पार्ट है कि एक अच्छी कंपनी होनी चाहिए। तो क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक अच्छा बैंक है? हमें वो भी देखना है। तो आज की इस वीडियो में हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में जानेंगे, कैसे ये एवोल्यूशन हुआ इस बैंक का। फॉर एग्जांपल जो है टर्न अराउंड स्टोरी की बात करते हैं लोग। हम वैद्यनाथन जी के बारे में भी देखेंगे, जो इस बैंक को लीड कर रहे हैं। उन्होंने पास्ट में ऐसा क्या किया है कि लोग उन पे इतना ट्रस्ट करते हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे कि हमें एग्जैक्टली क्या ट्रैक करना है इस बैंक में। तो जिस तरह से इस गुड कंपनी इन अ बैड क्वार्टर इज एन अपॉर्चुनिटी थ्योरी को हम टेस्ट कर रहे हैं इस वीडियो में, इसी तरह से हमने 4 और थ्योरीज को टेस्ट किया है अपनी पुरानी वीडियोस में, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हो। और फ्यूचर में भी ऐसे ही हम थ्योरीज को टेस्ट करते रहेंगे। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप मिस्टर कंपाउंड को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्टॉक रिकवर तो कर रहा था बहुत अच्छे से, लेकिन एकदम से एक ऐसी न्यूज़ आती है कि ये स्टॉक कुछ ही दिनों में अराउंड 30% करेक्ट कर जाता है। सिर्फ 1 के प्राइस बुक पे मिल रहा था। और अगर आपको एक बैंक, एक अच्छा बैंक, ठीक-ठाक बैंक 1 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे मिल रहा होता है, तो काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पे आपको वो बैंक मिल रहा है। और उसी में मुझे लगा कि एक अपॉर्च्युनिटी है और इसी को हम अ गुड कंपनी इन अ बैड क्वार्टर इज़ एन अपॉर्च्युनिटी थ्योरी बोलते हैं। और इसी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए इस कंपनी में मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। शुरू करते हैं हमारी स्टोरी के फर्स्ट कैरेक्टर से, जो है आईडीएफसी लिमिटेड। तो आईडीएफसी लिमिटेड एक टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी होती थी, जिसको अल्टीमेटली बैंकिंग लाइसेंस मिल जाता है 2015 में और आईडीएफसी लिमिटेड बन जाता है आईडीएफसी बैंक। आ जाते हैं सेकंड कैरेक्टर पे, जो है फ्यूचर कैपिटल। तो फ्यूचर कैपिटल एक एनबीएफसी होती थी, जो कि रियल एस्टेट कॉर्पोरेट फोकस एनबीएफसी होती थी एक टाइम पे, जिसको अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक रिटेल फोकस्ड एनबीएफसी में। और ये कंपनी फ्यूचर कैपिटल से बन जाती है कैपिटल फर्स्ट। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे जो चेहरा होता है, जो फेस होता है, वो होते हैं वैद्यनाथन जी। तो आईडीएफसी लिमिटेड आईडीएफसी बैंक बन चुका है, फ्यूचर कैपिटल कैपिटल फर्स्ट बन चुका है। 2018 में आईडीएफसी बैंक मर्ज कर जाता है कैपिटल फर्स्ट के साथ और हमें मिलता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और ये कंपनीज में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है, उससे पहले एक बार हम जो पी वैद्यनाथन जी हैं, उनका थोड़ा-सा करियर देखते हैं कि लोग क्यों बोलते हैं कि हम उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, उनकी वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पैसा लगा रहे हैं। तो वो एक बार देख लेते हैं। पी वैद्यनाथन जी ने 90s से लेके 2000 तक सिटी ग्रुप, जो सिटी बैंक है, उसमें काम किया। उसके बाद उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक में काम किया और अल्टीमेटली आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस जो बिज़नेस है, उसके वो सीईओ और एमडी बन गए। जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है सिटी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, वो बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। और स्पेशली जो ये कैपिटल फर्स्ट के साथ उन्होंने किया, काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स की उस बिज़नेस में, वो हम एक बार समझते हैं क्या-क्या इम्प्रूवमेंट्स आई थी। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन थी, वो एक्चुअली में थी क्या? तो जैसे जो हमारे नॉर्मल बिज़नेसेस होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें हम पी रेशियो देखते हैं, सेल्स ग्रोथ देखते हैं, आरओई देखते हैं। बैंकिंग थोड़ा-सा अलग बिज़नेस होता है। इसमें जो मेन रेशियोज़ होते हैं, वो हमारे होते हैं रिटर्न ऑन एसेट यानी कि आरओए, कॉस्ट टू इनकम रेशियो, इसके अलावा प्रोविज़न रेशियो हमारा कितना है, वो हम देखते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमें बैंक की क्वालिटी, उसकी एफिशिएंसी के बारे में बताते हैं। अगर आरओए ज़्यादा है, अच्छा है, इसका मतलब है जो एसेट की क्वालिटी है बैंक की, वो बहुत अच्छी है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो अच्छा है, कम है, यानी कि बैंक
अच्छे से एफिशिएंटली रन हो रहा है, उसकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो बहुत अच्छी है। आपको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ रहा है बैंक को चलाने में। कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल ₹100 कमाने के लिए आपको कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं, उसको हम कॉस्ट टू इनकम बोलते हैं। तो ₹100 कमाने के लिए अगर आपको खुद से ही ₹70 देने पड़ रहे हैं, तो आपका कॉस्ट टू इनकम रेशियो हो जाएगा 70%। ऐसे ही अगर आपको ₹40 देने पड़ रहे हैं, तो आपका कॉस्ट टू इनकम रेशियो हो जाएगा 40%। तो कॉस्ट टू इनकम रेशियो जितना कम होता है, उतने ही बैंक के ऑपरेशंस एफिशिएंट होते हैं। सिमिलरली प्रोविज़न कवरेज आपको देखनी होती है कि रिस्क कम है अगर आपका प्रोविज़न कवरेज रेशियो अच्छा है। सिमिलरली हम डिस्कस करेंगे निम्स को, स्प्रेड को, कॉस्ट ऑफ फंड्स को। तो ये कुछ-कुछ रेशियोज़ हैं जो हमें एक बैंक में देखने चाहिए। तो देखो हमने देखा आईडीएफसी जो था पहले आईडीएफसी लिमिटेड, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होलसेलर फाइनेंस कंपनी थी। तो जो होलसेलर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी होती है, तो यूजुअली जिसको आप लोन दे रहे हो, वो बहुत बड़े-बड़े लोन होते हैं। इसमें इश्यू क्या आता है, क्योंकि आप इतने बड़े-बड़े लोन्स दे रहे हो, उसमें से एक लोन भी डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो उस लोन का अमाउंट बहुत बड़ा होता है, तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, स्ट्रेस आ जाता है बैंक के फाइनेंसेस में। सिमिलरली जो फ्यूचर वेल था, वो भी रियल एस्टेट लेड एनबीएफसी था, रियल एस्टेट फ़ोकस्ड, कॉर्पोरेट फ़ोकस्ड वर्सेस जब इसको ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं रिटेल लेड एनबीएफसी, तो जो कॉर्पोरेट इंफ्रा बड़े-बड़े लोन थे, उससे शिफ्ट होके टू व्हीलर को फाइनेंस करना शुरू किया। इंडिविजुअल्स जो है पर्सनल लोन्स वो देने शुरू किए। इन लोन्स में ये फ़ायदा होता है क्योंकि छोटे-छोटे लोन्स हैं, अगर बाय चांस डिफ़ॉल्ट हो भी जाता है, तो वो लोन का अमाउंट इतना ज़्यादा नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। आप रिटेल से फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा इंटरेस्ट भी अर्न कर सकते हो। तो इससे आपके एनपीयूज़ हैं, वो कंट्रोल में आते हैं, वो कम हो सकते हैं। जो आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स हैं, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और आपका आरओए जो रिटर्न ऑन एसेट है, वो भी अल्टीमेटली इंप्रूव हो सकता है। तो जब ई वैद्यनाथन जी ने इनको ट्रांसफ़ॉर्म किया, तो क्या-क्या चीज़ें इंप्रूव हुई और इसी को हम नंबर्स में भी देख लेते हैं। तो जो फ्यूचर कैपिटल पहले होता था, 2010 में उसकी जो रिटेल लोन है, वो अराउंड 10% ही होता था टोटल लोन बुक का। इसको 10% से 74% कर दिया विदिन 3-4 ईयर्स और 2019 तक जो ये रिटेल लोन का परसेंटेज है टोटल लोन बुक का वो 91% हो जाता है और जो कॉर्पोरेट रियल एस्टेट लोन है वो 90% से 9% हो गया और जो ये रिटेल लोन बुक थी उसको उन्होंने 94 करोड़ से विदिन फ्यू ईयर्स 29,000 करोड़ कर दिया। ऐसी जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है फ्यूचर कैपिटल का एक टाइम पे जो 70-80% के आसपास होता था, वो कम होके अराउंड 48% हो जाता है 2018 के आसपास, मर्जर के टाइम तक जब कैपिटल फर्स्ट और आईडीएफसी का मर्जर हुआ था तब। और उसी मर्जर के टाइम तक जो आरओए है रिटर्न ऑन एसेट वो अराउंड 1.3 से 1.5% पे ये अचीव कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंटर और है, जो फ्यूचर फॉर एग्जांपल कैपिटल था वो एक ना नॉर्मल फॉर एग्जांपल एनबीएफसी पहले था, उसको प्लेटफ़ॉर्म बेस्ड एनबीएफसी बनाया यानी कि ऑनलाइन इकोसिस्टम फॉर एग्जांपल बनाया और इतना ज़्यादा स्केल अचीव किया। तो अगर ऑलरेडी ये एज़ एन एनबीएफसी इम्प्रूव कर रहा था, मर्जर की ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे फ्यूचर कैपिटल एनबीएफसी था, वैसे ही बजाज फाइनेंस भी एक एनबीएफसी था। लेकिन बजाज फाइनेंस ने बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न दिए हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी दिखाई है कंपेयर्ड टू फ्यूचर कैपिटल और उसके पीछे का जो मेन रीज़न था कॉस्ट ऑफ फंड। तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी बजाज फाइनेंस की थी। जहाँ पे जो हमने आरओए देखा उनका अराउंड 1.3% के आसपास आरओए था उस टाइम पे। बजाज फाइनेंस वहीं पे 3% से भी ज़्यादा का आरओए कर रहा था। जो कैपिटल फर्स्ट के एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो अराउंड 27-28,000 करोड़ के होते थे उस टाइम। वहीं पे बजाज फाइनेंस का जो एयूएम था वो इससे 3 टाइम्स ज़्यादा यानी कि 84,000 करोड़ का था। तो बजाज फाइनेंस बहुत बड़ा ऑलरेडी था उस टाइम पे। बीइंग अ पार्ट ऑफ बजाज ग्रुप भी उसका ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा था लोगों में और अल्टीमेटली जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बजाज फाइनेंस की बहुत ज़्यादा थी और इसीलिए बजाज फाइनेंस बहुत तेज़ी से ग्रो भी कर रहा था। तो अगर कैपिटल फर्स्ट को बजाज फाइनेंस जैसी एक कंपाउंडिंग मशीन बनना था और उसके लिए उनको क्या चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो है सस्टेनेबल फंडिंग चाहिए था इनको, फंडिंग का सिस्टम जहाँ से इनको पैसा आता रहे, प्लस वो लो इंटरेस्ट पे इनको मिलता रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को लो इंटरेस्ट पे कुछ पैसा अगर मैं ले पा रहा हूँ और उसके आगे मैं हायर इंटरेस्ट पे चार्ज कर पा रहा हूँ, तो जो मेरा स्प्रेड है, मेरे को फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉफिट होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो ये जो लो सोर्स ऑफ फंड्स इनको मिलता, सस्टेनेबल सोर्स ऑफ फंड आईडीएफसी बैंक से मर्ज होने के बाद मिल सकता था। मर्ज होने के बाद क्योंकि इनको बैंकिंग लाइसेंस मिल जाता है, तो इनके पास एक स्टेबल फंडिंग का सोर्स आ जाएगा। कासा डिपॉज़िट्स हो गया, ब्रांच का जो इनका नेटवर्क है फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक का,
उसका एक्सेस मिल जाएगा तो बहुत ज़्यादा कस्टमर्स का एक्सेस इनको मिल सकता है, तो ज़्यादा जल्दी से ये ग्रो कर सकते हैं। तो ये मर्जर बहुत सारे रीज़न्स और रैशनल की वजह से एक सेंस बना रहा था, इसीलिए मर्ज होके एनबीएफसी से एक बैंक बन गया अपने नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए। बजाज फाइनेंस के पास ऑलरेडी स्केल था, प्रॉफिटेबिलिटी थी, तो इसको नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए बैंक बनने की ज़रूरत नहीं थी। इन्वेस्टर्स यही सोच रहे हैं, क्या इसको भी एक नेक्स्ट लेवल का बैंक बना सकते हैं, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो, जो अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बैंक बन जाए? क्योंकि अगर वैसा होता है, ये एक अच्छा स्ट्रॉन्गर बैंक बनता है, तो अल्टीमेटली वो सब इसके स्टॉक प्राइस में भी दिखने वाला है। और वो देखने के लिए हम देखते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आज कहाँ पे स्टैंड करता है, इसके टारगेट्स क्या-क्या हैं और फिर हम उन सारे क्वालिटी मैट्रिक्स को ट्रैक करते रहेंगे कि अपने टारगेट की तरफ जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। आज की डेट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो आरओए है वो है 0.57% जो कि काफ़ी कम है। क्योंकि अगर आप इसको एचडीएफसी से कंपेयर करते हो जिसका 1.96 आरओए है, आईसीआईसीआई का अराउंड 2.4% है, कोटक महिंद्रा बैंक का अराउंड 2.14% है। तो एक जगह पे जहाँ पे जो अच्छे बैंक हैं उनका अराउंड 2% के आसपास आरओए का नंबर आ रहा है। वहीं पे आईडीएफसी फर्स्ट का जो नंबर है वो सिर्फ 0.57% है और यही सबसे इम्पोर्टेंट मेट्रिक है जो आपको ट्रैक करना है आईडीएफसी फर्स्ट में। अगर ये इम्प्रूव करते हैं विद टाइम आरओए को, तो ये अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखा सकता है। इसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट मेट्रिक है, जो आपको ट्रैक करना चाहिए, वो है कॉस्ट टू इनकम रेशियो। ये नॉर्मलाइज़्ड कॉस्ट टू इनकम रेशियो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का वो 73% के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है, वो सिर्फ 39.9% है। कोटक का भी 46.7% ही है। हमें ये देखना है कि क्या ये 73.5% से इसको कम करके 65% पे लाते हैं। फिर नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 55% पे लेके आते हैं एंड सो ऑन। ये 2 चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, तो काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म कर सकता है। इसके अलावा अगर आप दूसरे पैरामीटर्स देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स देखते हैं, तो इसके ठीक-ठाक है, अराउंड 5.93% है, जो कि बाकी बैंक्स में भी अराउंड 4%, 5% के आसपास ही है। तो हमें देखना है क्या ये 5.5 टू 6% के बीच में मेंटेन रह सकते हैं इसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, उसको हमें ट्रैक करना है। जो कि एनपीएज़ हैं, यानी कि ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, वो कंट्रोल्ड रहने चाहिए, जो कि एचडीएफसी का सिर्फ 1.1 है, आईसीआईसीआई का 1.4 है, कोटक का 1.2 है। इसका कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है व्हिच इज़ 1.61%, लेकिन फिर भी ये कंट्रोल्ड में है। इसके नेट एनपीए भी अभी ठीक-ठाक है, कंट्रोल है, फॉर एग्ज़ाम्पल 0.48% है। इसके अलावा प्रोविज़न कवरेज रेशियो हमें देखना होता है, वो अराउंड 70%, 75% के आसपास रहना चाहिए या उससे ज़्यादा रहना चाहिए। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो प्रोविज़न कवरेज रेशियो इसका 70.46% है, जो कि एक अच्छा खासा सेफ्टी बफर है और अच्छे बैंक्स में भी अराउंड 70% प्लस ही ये होता है। जैसे हमने कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखा है, ऐसे ही कॉस्ट ऑफ फंड है जो इसका अराउंड 6% है अभी, यानी कि जो इसको डिपॉज़िट्स मिल रहे हैं, वो 6% पे मिल रहे हैं। जो फंड्स ये उठा रहा है बैंक, उस पे इसको ऑन एन एवरेज 6% पे करना पड़ रहा है, जो कि थोड़ा हायर साइड पे है। अराउंड 5% के आसपास अगर ये इसको कॉस्ट ऑफ फंड इसका हो जाता है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा बैंक का। अगर आप इसी को कंपेयर करते हो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या फिर कोटक के साथ, तो उनका जो कॉस्ट ऑफ फंड है, वो अराउंड 4.4% के आसपास है। लोन ग्रोथ अगर आप देख रहे हो, तो अच्छी खासी है, इसमें 20% है। कासा रेशियो भी अच्छा है, अराउंड 49.8%। तो अगर ये कासा रेशियो मेंटेन कर सकते हैं अराउंड 45 टू 50%, तो इनके पास एक सस्टेनेबल सोर्स ऑफ फंड रहेगा। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो अराउंड इसका 96% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। क्रेडिट टू डिपॉजिट का मतलब होता है कि कितना डिपॉजिट है बैंक में और ये कितना लोन दे रहे हैं, यानी कि क्रेडिट दे रहे हैं लोगों को। तो जितना ज़्यादा ये होगा, मतलब उतना ज़्यादा ये अग्रेसिवली लेंडिंग कर रहा है। बट हाँ, जो बैंक अग्रेसिवली लेंड कर रहे होते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा हो सकता है। बस आपको ये देखना है कि वो एनपीए में कन्वर्ट ना हो और उसके लिए हमें देखना चाहिए कि किस टाइप के बिज़नेसेस को ये लोन दे रहे हैं। क्या ये रिटेल लोन्स हैं? क्या ये सिक्योर्ड लोन्स दे रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी, एमएफआई स्ट्रेस के बारे में सुना होगा, व्हिच इज़ माइक्रो फाइनेंस। अगर आप ऐसे बिज़नेसेस को दे रहे हो जो बहुत छोटे-छोटे हैं, माइक्रो फाइनेंसिंग आप कर रहे हो, तो आप ग्रोथ तो दिखा दोगे, आपका क्रेडिट टू डिपॉज़िट रेशियो उस केस में ज़्यादा भी दिख जाएगा, लेकिन उसमें बस ये रिस्क होता है क्योंकि वो सिक्योर्ड लेंडिंग नहीं होती है, तो हो सकता है कुछ लोग डिफ़ॉल्ट भी कर जाएँ। ग्रोथ भी ज़रूरी है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनपीएज़। और लोग पी वैद्यनाथन जी पे ये ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो ये नंबर्स अचीव कर सकते हैं। करेंगे या नहीं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, हमें उसी के लिए ट्रैक करना है। और बैंकिंग फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्टर जो काफ़ी करेक्ट किया था, वो रिसेंटली अपसाइड वो दिखाने लग गया था, ग्रो करने लग गया था और सिमिलरली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी अगर आप चार्ट देखोगे, तो उसका जो स्टॉक प्राइस है वो भी अपने पुराने लेवल्स की तरफ जा रहा था, अंटिल ये वाली जो न्यूज़ आती है एकदम से। तो सब कुछ सही चल रहा था, बट एकदम से न्यूज़ आई फ्रॉड की, तो वापस से इसके जो नंबर्स हैं, वो काफ़ी वीक दिखने लग गए। जो प्रॉफिट अराउंड 650-700 करोड़ का हो सकता था,
इस फ्रॉड के बाद वो अराउंड आपको सिर्फ़ 39 करोड़ का प्रॉफ़िट रह जाता है। तो ये क्वार्टर बहुत अच्छा नहीं गया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कंपनी अच्छी दिख रही है, बट ये बुरा क्वार्टर था। 84 के प्राइस से गिर के एकदम से 58-59 पे आ गया था ये। यानी कि 30% करेक्ट कर गया था, तो वहाँ पे मुझे एक अपॉर्च्युनिटी दिखी थी कि हाँ, इस टाइम पे इस कंपनी को ले सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इम्पैक्ट आया है, अब वो जैसे ही कवर ये कर लेगा, एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, उसके बाद जब ये रिज़ल्ट्स दिखाना शो करेगा, तो उसमें काफ़ी इम्प्रूव्ड नंबर दिख सकते हैं। ये मेरी असम्पशन है। ये होगा या नहीं, कोई श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है। एंड बिफोर वी गो एनी फर्दर, अ क्विक डिस्क्लेमर, जिस कंपनी को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। जिस थ्योरी को हम टेस्ट कर रहे हैं, वो भी एजुकेशन पर्पज़ के लिए कर रहे हैं कि ऐसी थ्योरीज़ काम करती हैं या नहीं, ताकि फ्यूचर में हम इन थ्योरीज़ को अप्लाई करके बेटर अपॉर्च्युनिटीज़ को फाइंड कर पाएँ। अगर आपको खुद से कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आपको खुद की ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना चाहिए, उसके बाद ही आपको किसी कंपनी में बाय और सेल करने का डिसीजन लेना चाहिए। लेकिन ऐसे क्या-क्या फॉर एग्ज़ाम्पल एंटीथीसिस पॉइंटर्स हैं या नेगेटिव पॉइंटर्स हैं, जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए, उनको एक बार देख लेते हैं। अगर इनका फॉर एग्ज़ाम्पल आरओए इम्प्रूव नहीं होता है, तो इश्यू आएगा बैंक को, अगर कॉस्ट टू इनकम रेशियो ये कम नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम बोल रहे हैं कि टेम्परेरी इश्यू है, टेम्परेरी फ्रॉड है, बट अगर स्ट्रक्चरल लेवल पे कोई प्रॉब्लम है, बैंकिंग है वो एक ट्रस्ट का बिज़नेस है। अभी जो रीसेंट कॉल्स भी हुई थी मैनेजमेंट की, आप उसमें बोलते हुए सुन सकते हो मैनेजमेंट को, कि वो बोल रहे हैं कि अभी भी लोगों का ट्रस्ट है, इनके जो करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उसमें ग्रोथ अभी भी आई है, तो लोगों का अगर ट्रस्ट है तभी वो इस बैंक में अपना खाता खोलेंगे, अपना अकाउंट खोलेंगे। बट अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ दोबारा रिपीट हो जाता है या फिर ट्रस्ट इरोड हो जाता है किसी रीज़न से, तो इश्यू आ सकता है। इकोनॉमी में कोई स्ट्रेस आ जाता है, तो रिटेल लोन बुक में भी स्ट्रेस आ सकता है, वहाँ से भी एनपीए जनरेट हो सकते हैं। तो जो अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, उस पे भी ध्यान देना है। और ट्रस्ट में एक और फैक्टर आता है कि अगर ट्रस्ट इरोड हो जाता है, तो इनको उतनी वैल्यूएशन फिर नहीं मिलती है। तो जो वैल्यूएशन री-रेटिंग यानी प्राइस टू बुक वैल्यू की जी री-रेटिंग का स्कोप है, शायद वो भी नहीं रहेगा। हमें ये देखना है क्या ये वन पर्सन स्टोरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं किसी रीज़न से कि वैद्यनाथन जी इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड नहीं रहते हैं, जो कि एक रिस्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक को ये प्रूव करना है कि एज़ अ बैंक ये एक स्ट्रॉन्ग बैंक है, तो 1% डिपेंडेंसी से मूव करना होगा बैंक को। तो अगर वो नहीं कर पाते, तो बैंक को प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार फटाफट से कंक्लूड कर लेते हैं। हमने हिस्ट्री देखी, पूरी कहानी, क्या चल रहा है, क्या हो सकता है फ्यूचर में, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या-क्या नंबर्स को हमें ट्रैक करना है कि वो देखने के लिए कि वो स्टोरी सही में उसी डायरेक्शन में जा रही है जहाँ हम सोच रहे हैं या नहीं। और हमने एंटीथीसिस पॉइंटर्स भी देखे कि किन केसेस में हमारी जो थ्योरी है या फिर ये जो ये स्टोरी है वो गलत भी जा सकती है। अगर आपको ये थ्योरी, ये जो क्विक एनालिसिस हमने किया है वो यूज़फुल लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और ऐसे ही फ्यूचर में कंपनीज़ के एनालिसिस देखने के लिए, अलग-अलग थ्योरीज़ को देखने के लिए, रियल टाइम में टेस्ट करने के लिए आप मिस्टर कंपाउंड को फॉलो कर सकते हो। चलिए आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।